नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शन का पार्ट 7 का वीडियो लेके आ गया हूँ। और इस वीडियो में मैं जो पिछले वीडियो में आपको बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो दो मैं बता चुका हूँ, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। उसके डिटेल के बारे में भी हम लोग जाना, और हम लोग ये भी जाने कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो उसके आगे जो है वो है थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि कुछ ना कुछ हटेगा, डिस्प्लेस होगा। तो इसका अगर हम डिफिनेशन देखते हैं तो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे हमको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया कि एक जो वो एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके कंपाउंड बना लेगा, वो अकेला रहेगा। कहने का मतलब है कि देखिए, कोई भी क्या होता है कि जब वो सिंगल रहता है, मतलब इन जनरल जो भी नेचर में सिंगल रहता है तो वो अनस्टेबल होता है। कोई भी चीज़ आप नेचुरल भी सोचिए, तो जो अकेला रहता है वो अनस्टेबल होता है। वो चाहता है कि किसी न किसी के साथ कंबाइन करें। जैसे आप अगर ह्यूमन बींग का भी ले लें तो ये भी अगर ये सिंगल है तो ये जो है मतलब इसका स्टेबिलिटी औरों की तुलना में कम रहेगा, ये अनस्टेबल है। तो ये चाहता है कि हम किसी के साथ कंबाइन कर लें। कंबाइन करने का मतलब कि जैसे फ्रेंड बना लें, उसके साथ रहें, मतलब ये अगर यंग एज में है, फिर अगर ज़्यादा एज हो जाता है तो मतलब शादी कर लें, मतलब जैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो उसी तरह का एलिमेंट्स में क्या है कि जब वो सिंगल रहता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने दिखता है, उसको चांस मिलता है कि कोई ऐसा कंपाउंड बनाए हुए एलिमेंट जो हमसे लेस रिएक्टिव है, तो उसको हटा के वो खुद बना लेता है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यही रिएक्टिविटी टेबल जो मेटल का है, ये आपको चैप्टर 3 में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे इसका यूज है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी ये जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। यानी ये जो टेबल है इसमें गोल्ड जो है सबसे लेस रिएक्टिव है और पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है। तो ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है, जैसे ए बी सी, ये बॉन्ड बना लिया और बी अलग हो गया, तो ये बॉन्ड बनाया, तो यहाँ से क्लियर है कि रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ बी। ये याद रखिएगा कि अगर ए सी बनाए हुए है और बी है तो बी सी और ए ऐसा आपको लगेगा कि बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ बी। मतलब कोई लेस रिएक्टिव अपने से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भी रिएक्शन के लिए ये छोटी सी बात जो है इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिफिनेशन से एकदम आसानी से समझ में आ रहा, और ये रिएक्टिविटी टेबल को आपको याद रख लेना होगा, क्योंकि ये याद रखिएगा तभी आप जो है रिएक्शन को लिख पाइएगा, मतलब दिया हुआ रहेगा। तो जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि आयरन है और कॉपर सल्फेट है। आयरन जो है इसका रिएक्टिविटी कॉपर से अधिक है, इसलिए आयरन ऑक्साइड और कॉपर बनाया। अब देख लीजिए यहाँ पे आयरन जो है टेबल में कॉपर से ऊपर है, आयरन यहाँ है और कॉपर एकदम नीचे है, तो इससे ऊपर है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट में देखिए जिंक, तो उसी तरीके से आप देखिएगा कि जिंक जो है टेबल में कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन हो गया। ZnCSO4 यहाँ हुआ और कॉपर निकल गया। फिर देखिएगा Pb, वो भी क्या है कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए PbCl2 और CO बन गया, ये निकल गया। अब यहाँ पे देखिए KCl प्लस सोडियम, तो NaCl प्लस पोटेशियम। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जब आप टेबल में पीछे जाइएगा तो आप देखिएगा कि पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, इसलिए सोडियम कभी भी पोटेशियम को नहीं हटा सकता है। ये देखिए, सोडियम पोटेशियम को नहीं हटा सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इज लेस देन द रिएक्टिविटी ऑफ द
पोटेशियम, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। ये छोटा सा ही बात है लेकिन ये ट्रिकी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा दे देता है और पूछता है कि प्रोडक्ट क्या, वो रिएक्शन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे MgCl2 से देखिएगा तो KCl प्लस Mg, तो ये होगा क्योंकि पोटेशियम जो है वो सेकेंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, और मैग्नीशियम उससे नीचे ही है, तो इसलिए पोटेशियम जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा। नहीं है तो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम ऊपर है और मैग्नीशियम यहाँ फोर्थ नंबर पे है। तो इस टेबल को याद रख लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इस एग्जाम्पल को देखिएगा, और मैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखता हूँ ये सोच करके कि अगर आपको मन करे तो फिर आप बैलेंस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका बैलेंसिंग का भी प्रैक्टिस होते जाएगा। नेक्स्ट, अब जो है फोर्थ नंबर है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट से सिंपल सा बात पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस किया, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे ये इंटरचेंज होगा। तो जो इंटरचेंज होगा उसके लिए रिएक्टिविटी का जरूरत नहीं है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, वो देखने का हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये इसका एक डिफिनेशन अगर हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द टू आयोनिक कंपाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, आयोनिक कंपाउंड्स। देखिए जब आगे आप पढ़िएगा और आगे के क्लासों में चैप्टर में मैं बताऊंगा, जैसे थर्ड चैप्टर में आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जब बनता है आयनिक बॉन्ड से तो उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड से बनेगा तो उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि आयंस होता है, जो मैं आपको 9th में बताया था कि आप पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस को याद कर लें। तो जो भी आयंस है वो पॉजिटिव और निगेटिव है, तो जब उन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है तो वैसा होगा, तब एक्सचेंज करेंगे ये एक दूसरे का प्लेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल A B और CD है, तो AB क्या है कि A पॉजिटिव होगा। देखिए हम पॉजिटिव इसलिए लिखेंगे कितना प्लस होगा ये हमको नहीं पता है, और ये B निगेटिव होगा, ये कितना होगा हमको नहीं पता है। लेकिन इसमें अगर कोई भी यहाँ पे A2 या B3 नहीं लगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल होगा, भले 2 हो या 3 हो तो दोनों 3 होगा, 1 होगा तो दोनों 1 होगा, वो बात की बात है। और उसको मतलब समझना नहीं है। यहाँ पे आप देखिए तो ये D निगेटिव में होगा। अब ये जब आयंस का एक्सचेंज करेंगे यानी पॉजिटिव कर लेगा पॉजिटिव से, है ना, तो पॉजिटिव जैसे ही करेगा तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि निगेटिव निगेटिव भी कर दें, तो दोनों कर दीजिएगा तो फिर सेम हो जाएगा। तो एक A जो है किससे बॉन्ड बना लेगा, D से, और ये जो C कहाँ चला जाएगा, B से, तो C यहाँ पे आगे किए हैं। ऐसे हम BC भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग जनरली जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें क्या करते हैं कि पॉजिटिव आयंस को पहले लिखते हैं और निगेटिव को बाद में। तो यहाँ पे देखिए C पॉजिटिव है इसलिए यहाँ C को पहले लिखे, B निगेटिव है इसलिए B को पीछे लिखे है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, ये Na प्लस है और ये Ba2 प्लस है, तो ये दोनों इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे BaSO4 और NaCl। अच्छा ये मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हूँ, ये क्यों किया हूँ मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन किया हूँ। फिर नेक्स्ट में आप देखिए ये पॉजिटिव यहाँ Ag प्लस है और यहाँ पे Na प्लस है, ये दोनों इंटरचेंज करेंगे तो NaNO3 बनेगा और AgCl बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा, आयंस जो है पॉजिटिव आयंस जो है अपना प्लेस जो है इंटरचेंज करें, इसीलिए चूंकि दो जगह से इंटरचेंज हुआ इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला गया। दोनों ही कंपाउंड के फॉर्म में थे, जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि एक आपका कंपाउंड के फॉर्म में नहीं था, वो सिंगल एलिमेंट था। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें AgNaCl तब ये बनेगा AgCl प्लस Na, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि सिल्वर जो है सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। हाँ ये अगर उल्टा अगर आप इसको देखें कि Na प्लस AgCl तब ये बना देगा, तब ये NaCl प्लस Ag बना देगा, इसको ये डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज द आयंस। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए, इसको मैं नोट करके लिख दिया हूँ। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट मतलब जो सॉलिड के फॉर्म में हो और जिस कंटेनर में कर रहे हैं वो उसके नीचे बैठ गया हो, कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अगर मतलब कोई रिएक्शन है जो प्रिसिपिटेट
बनाता है तो हम उसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जनरली आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में एक जो है प्रिसिपिटेट होता है, तो मैं जो ये अंडरलाइन किया था वही प्रिसिपिटेट है। बात समझे? मैंने जो अंडरलाइन किया वही प्रिसिपिटेट है, यानी कि यहाँ पे जो अंडरलाइन है ये प्रिसिपिटेट है, ये प्रिसिपिटेट है। तो कोई भी रिएक्शन नहीं, इसको मतलब जो डबल डिस्प्लेसमेंट का जितना भी एग्जांपल मैंने दिया है, इस सब रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन बोल सकते हैं। क्योंकि प्रिसिपिटेट रिएक्शन कैसा है, क्या है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग प्रिसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हो गया। एक अलग डिफिनेशन जो आपकी बुक में है इसको भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी का मैं पहले ही बोल चुका हूं कि उसका एक एक लाइन आपको जानना जरूरी है। इसमें क्या है, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो वहां पे जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का बात बोला गया, तो इसमें केवल आयंस का बोला जा रहा है कि अगर एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो दो पार्ट है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट वो क्लियर हो गया। अब आपको मैं ये बताता हूं कि जो नेक्स्ट है आपका वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मेरा मानना है कि इसमें जैसे आप डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट जितना डायरेक्टली और इजीली समझ गए, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सके किसी को टफ भी लगा हो, लेकिन कॉम्परेटिवली अगर मतलब मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो सब के तुलना में ज़्यादा टफ है। इसको ज़रूरत है ज़्यादा एग्जाम्पल दे देकर समझने का, छोटी छोटी चीज़ों को समझने का, और थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा मैं बुक से, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, मतलब जो हमारा 8 वीडियो होगा वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे ही बेस्ड होगा, उसी पे पूरा बेस्ड होगा, और वही लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। क्योंकि मैंने पिछले फर्स्ट वीडियो में जो बताया था कि जो 2020 और 2021 का जो सिलेबस रिवाइज किया गया है उसमें 30% हर सब्जेक्ट से कट किया गया है। तो किसी किसी सब्जेक्ट में क्या किया गया है कि पूरा चैप्टर को ही खत्म किया गया है, जो कि मैं बताया था। लेकिन केमिस्ट्री में 5 चैप्टर को रखा गया है, तो इसके बीच के टॉपिक को खत्म किया गया है। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं 10th का पूरा साइंस के बारे में बताऊंगा, फिर मैथ के बारे में भी बताऊंगा क्या कट किया गया है। तो लेकिन मैं अभी इस चैप्टर का बता देता हूं कि जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो कोरोजन और रेंसिडिटी था, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो इस दोनों टॉपिक को खत्म कर दिया गया है, यानी इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोरोजन और रेंसिडिटी नहीं पढ़ना है। तो एक लास्ट टॉपिक केवल बच रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बुक के बीच का क्वेश्चन है दिया हुआ है उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो बुक के बीच में है वो क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड वाइट वाशिंग। मैंने ये जब पढ़ा रहा था मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन है CaO प्लस H2O, ये प्रोडक्ट में बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो CaO है इसका कॉमन नेम हमको याद करके रखना है, वो है क्विकलाइम। मैंने ये आपको बताया था, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। तो स्लैक्ट लाइम, तो इसको याद रखना है। और मैं बताया था कि ये वाइट वाशिंग में होता है यूज। तो ये कैसे होता है कि जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके CH, तो यानी कि ये जो X जो बोल रहा है वो ये है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन भी ये हो गया, और ये जो X पूछ रहा है उसका ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और मैं आपको बताया था कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाल पे हम लोग लगाते हैं तो इन्वायरमेंट से ये CO2 से रिएक्शन करता है और CaCO3 प्लस H2O को फिर निकाल जाता है। तो ये तो निकल जाता है और ये 2-3 दिन में शाइनिंग जो है सरफेस बनाता है। इसके कारण ही जो वाइट वॉशिंग करते हैं तो हमारा जो वाल है चमकता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक्टिविटी, आपके बुक में बहुत सारा एक्टिविटी दिया गया है जो कि अगर स्कूल में आप करते तो आपको लेबोरेटरी में या टीचर आपको अलग से इसको समझाता। तो मैं ये सोचा हूँ कि अभी तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं एक्टिविटी 1.7 आपको क्लियर करता हूँ। एनसीईआरटी के बुक का एक्टिविटी 1.7 है। आप एनसीईआरटी बुक को लेकर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें कि सारे एक्टिविटी को क्लियर करूंगा और उसको आपको बुक रखना है और मैं सारे एक्टिविटी को एक एक करके क्लियर करते जाऊंगा और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें होगी मैं समझाऊंगा। तो इस 1.7 एक्टिविटी को अगर हम लोग क्लियर करना चाहें तो इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो इसमें होता क्या है कि बोला जा रहा है जो जैसे पहले आपको क्या है कि मतलब जो आप है उसको तैयार करना है आपको पहले जिस कंटेनर या जिस चीज़ में ये एक्टिविटी होगा। तो ये बोला जा रहा है कि एक आप जो है एक मग रखिए, उसको 2 होल करके ड्रिल कर दीजिए, उसको फिर रबर के स्टॉपर से जो है स्टॉप किए, फिर उसको क्या करिए कि इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कीजिए, उसमें कनेक्ट दीजिए इलेक्ट्रोड्स, उसमें इलेक्ट्रोड्स जो मतलब आप डाल दीजिए। तो जो इलेक्ट्रोड्स होता है वो कार्बन का इलेक्ट्रोड्स है, कार्बन का। तो मान लीजिए कि हम थोड़ा सा ऐसे ही बनाने का कोशिश करते हैं। ये होल हुआ यहाँ ऐसे और ये इलेक्ट्रोड हो गया ऐसे करके, ये ऐसे हुआ फिक्स, ये इलेक्ट्रोड हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, अच्छा इसमें क्या है कि पानी भरा हुआ है, वाटर, और ये मग है। तो ये जो इलेक्ट्रोड दोनों को बोला जा रहा है ना। और ये इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये कार्बन है इसके अंदर में। इसको कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, कनेक्ट कर दीजिए। ये एक मान लीजिए ये बैटरी है जिसको 6 वोल्ट की बैटरी जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें देगा। तो बोला क्या जा रहा है कि कनेक्ट करने के बाद मतलब उसमें क्या है कि ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है H2SO4 आप इसमें डालिए, H2SO4 डालिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द बोथ इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये बोलता है कि ये इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स का फॉर्मेशन होगा। द बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और ये जो ट्यूब है ये इसके अंदर में ये इलेक्ट्रोड था, ये ट्यूब के अंदर में रखा हुआ है ये। तो ये जो है आपका ये जो ट्यूब है इसमें क्या है कि बबल्स देखने के लिए मिल रहा है हमको। ये जो है इसमें बबल्स, एक मिनट, बबल्स देखने को मिल रहा है। इसको आप बुक में अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि मतलब जो भी है, अब ये रिएक्शन हो गया। अब इस क्वेश्चंस को पढ़िए, ये बबल्स बना, बोल रहा है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो ये तो सिंपल है कि ये क्लियर कर दिया कि ये जो है एक में आपका हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है और एक में O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो पूछा जा रहा है कि ये डबल कैसे होता है, तो एक्चुअली समझिए ये जो है ये वाटर है, तो वाटर का यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो वाटर का जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इसका इंटरनली कंसेप्ट तो बहुत है जो कि आपको 11th में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन जो नट सेल में कंसेप्ट है वो आप ये समझिए कि यही H2 जो है H2O जो टूट के H2 प्लस O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो H2 प्लस O2 का जो ये फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2H2 है, तो यहाँ 2 और ये सिंगल हो गया O2। तो आप यहाँ गौर कीजिए कि 2 गैस का फॉर्मेशन हुआ, एक हुआ आपका ऑक्सीजन का और दूसरा हुआ आपका हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में देखिए हाइड्रोजन 2 गुना है, यानी इसका अगर वॉल्यूम भी लेते हैं तो इसका वॉल्यूम 2 भी होगा, यानी कि जो अमाउंट ऑफ गैस हमको प्रोड्यूस हो रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो रहा है, और ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोलिसिस के बाद डबल हो रहा है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस एक्टिविटी को पढ़ भी लीजिएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ख़त्म करूँगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्टिविटी क्लियर करने का कोशिश करूँगा, और एक बार फिर से मैं सिलेबस जो नया है उसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।